अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 24 शव्वाल और मुकर्रम 1444 हिजरी मई की है 15 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। थोड़ा यार सेट वेट क्या होंगे, सबके जहनों में इस वक्त टेंशन ही सवार हैं। सुबह से उठे हैं और बस क्या, मैं तो खैर सुबह रात में मेरा काफी कम सोना हुआ बिकॉज कुछ गमों के साथ मैं ज्यादा सो नहीं पाया कल, लेकिन बहरहाल सो रात से जो खबरें सुन रहे हैं नॉल अफवाहें हैं, हकीकत है वल्लाह आलम क्या है, लेकिन एक परेशान कुन सी सुबह है आज की। और उस परेशान कुन सुबह में जो मैं कहना चाहिए कि मजीद इजाफा हुआ वो ये हुआ कि आज की कराची की सुबह भी इतनी शदीद ह्यूमिड है। आई मीन मौसम इतना मरतूब हुआ है, इतना शदीद मरतूब हुआ है कि वाकई इस वक्त काफी मसले मसाइल चल रहे हैं अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मैं दायमी होश और हवास में ये बात बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मेरी हिम्मत जो है वो इसलिए बंदी है बिकॉज मैंने ये नोट किया है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो ट्वीट कर सकते हैं तो फिर हम ट्वीट क्यों नहीं कर सकते यार। देखे ना, कल वजीर आजम पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से रोजाना ही कोई ना कोई वो ट्वीट कर रहे हैं। जाहिर है आपको तो पता है कि वो ट्वीट किस तरफ डायरेक्टेड है, क्या मतलब है, सीन क्या है उसका। लेकिन जब मैंने कहा जब वो ट्वीट कर सकते तो फिर हम ट्वीट क्यों नहीं करें भाई, करें ना भाई ट्वीट। तो भाई आप भी ट्वीट कर सकते हैं प्रोग्राम में #sunrise with adil, दैट इज द शॉर्ट मैसेज कोड। तो मैंने अभी तक ऑनेस्टली खुद मैसेजेस खोल के देखे नहीं है, कहाँ से देखें अभी से करूँ ना मैं #sunrise with adil। ये रहा भाई मेरे भाई, किसी ने अब तक, वैसे आप लोग को ट्विटर पे दोबारा लाने में तो टाइम लगेगा मुझे जाहिर है, लेकिन औरंगजेब अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैंने लास्ट 4 मंथ्स में 15 किलो वेट लूज किया है वॉक एंड हेल्दी फूड की वजह से, माशाल्लाह भाई, वेल डन यार, 4 महीने में 15 kg। औरंगजेब अहमद, दैट इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस माय फ्रेंड। तो आपने हेल्दी फूड भी किया और आपने वॉक भी किया है और माशाल्लाह क्या बात है, आपने जो है वो इस हफ्ते 104 किलोमीटर, भाई इतनी वॉक औरंगजेब साहब छा चुके हैं आप। मैं देख रहा हूं कि आपने पिछले थर्सडे वाले दिन यू वॉक फॉर 20 इज इट 24 किलोमीटर। वाओ, एक दिन में 24 किलोमीटर। संडे को 6 किलोमीटर, सैटरडे को 19 किलोमीटर। इसमें तो वजन अगर कम नहीं होगा तो फिर कैसे कम होगा। वेल डन सर, कीप इट अप, वेल डन, अच्छी बात है। आज प्रोग्राम में मुझे मौका मिला, आज सुबह भी और मुझे एक ऐड की तरफ, यार मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आई एम सो सॉरी, मुझे आपके मैसेजेस अभी शामिल नहीं करने थे, मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना था। सो ये बस विद इन अ मिनट का एक ब्रेक है और मैं वापस आता हूँ एंड देन आई थिंक आई नीड टू टॉक समथिंग अबाउट the physical activity right now. I was listening to a very interesting program this morning while I was in fact involved in my own physical activity. So what a coincidence. लेकिन मिलते हैं आपसे 47 सेकंड के ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, so I was listening to this okay, welcome back after this commercial break. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. So as I told you, it was just a 47 second break. So अब जो प्रोग्राम था, इट वाज दे आस्क, आई थिंक उस प्रोग्राम का नाम डिस्कवरी है और मेरे ख्याल से बड़ा बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, काफी पुराना प्रोग्राम भी है और उसमें साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर बीबीसी में जो है वो इट्स लाइक एन ऑडियो प्रोग्राम. डिस्कवरी अगर मैं गलती पर ना हूं तो बीबीसी जो न्यूज है जिनका टीवी चैनल, उसमें भी एक जमाने प्रोग्राम आया करता था, मुझे पता नहीं अब आता है या नहीं आता. लेकिन हुआ ये कि उसमें उन्होंने सवाल ये रखा था कि हाउ मच एक्सरसाइज इज इनफ, कितनी एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए काफी होती है. सो उसमें जो पॉइंट आया वो ये आया कि उसमें फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth गए, वहाँ पे वो डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं जो कि इन चीज़ों पे तहकीकात कर रहे हैं, उनसे ये बात पूछी गई. तो काफ़ी लॉजिकल बातें थी, जिसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है देन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गुड फॉर यू. दैट्स ब्रिलियंट. आई लाइक दैट आंसर एक्चुअली. और मैं शायद, क्योंकि मेरे भी जो ख्यालात और मेरी सोच है उससे काफ़ी मुवासलत है, और मैं जो हमने ये एक्टिविटी चैलेंज, अपना सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज शुरू किया है, उसमें मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये हमारे
बिलाल अहमद और अशफाक जंजोआ से इम्प्रेस होने के बजाय आप अपने आप को ही चैलेंज करें, आप अपने आप के साथ मुकाबला करें और जस्ट कम्पीट विद योरसेल्फ कि कल मैंने 10 मिनट चला था, आज मैं 12 मिनट जो है वो चल के दिखाता हूँ और फिर उसके बाद 15 मिनट वॉक करता हूँ एंड ऑल. लेकिन उसमें जो रूल ऑफ द थंब की उन्होंने बात की थी वो बेसिकली 2-3 उन्होंने बेंचमार्क्स बताए थे. तो अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के एक्टिव आदमी हैं, यानी अगर आपको लगता है कि आप दिन में 5-6 हजार स्टेप्स चलते हैं, तो आप लोगों के लिए ये है कि जो आइडियल नंबर ऑफ स्टेप्स ओवर द इयर्स जो एक रिसर्च या जो चीज बताती है वो ये बताती है 10,000 स्टेप्स शुड बी disregarded as perfect. Like ये कम से कम मिनिमम आप लोगों का बेंचमार्क होना चाहिए 10,000. और मैं भी खैर पिछले तकरीबन कोई 10-11 साल से ये 10,000 का ही बेंचमार्क जो है ये लेकर चल रहा हूँ. कभी कभार उसमें कामयाब भी होता हूँ, कभी कभार कामयाब नहीं भी होता. सो ये है सिलसिला. लेकिन 5-6 हजार इज एन इंटरमीडिएट लेवल थिंग. गुड. आई मीन फॉर समवन हु इज नॉट वेरी एक्टिव एंड ही वांट्स टू बिकम एक्टिव, उसको जो पहला टारगेट लेकर जाना चाहिए वो तकरीबन 6,000 स्टेप्स का जो है वो होना चाहिए. इसके अलावा और क्या चीज थी? उसके अलावा हाँ वो आई थिंक 120 मिनट्स इंटरमीडिएट पूरे अगर वो एक्सट्रीम लेवल की आप बात कर रहे हैं तो 120 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी इन अ वीक. सो 120 मिनट्स एक्चुअली नॉट दैट मच. सीरियसली स्पीकिंग मुझे तो बड़ा नहीं, ये भी इन्होंने हाँ ये मॉडरेट लेवल था. इट्स लाइक नथिंग बिकॉज थोड़ा सा तो एक्टिव रहना है आपको. सो बहरहाल गेट मूविंग गाइस. औरंगजेब साहब यू हैव सेट द बेंचमार्क राइट सर. कीप इट अप. ऑलराइट जी. बाकी का सीन है कि और मैसेज देखते हैं. यूसुफ नवाब साहब ने तस्वीर भेजी है, थैंक यू अदील भाई करके. ओके ठीक है. बट हमारी जो सनराइजर्स की क्रिकेट टीम है कराची का, उसका कल क्रिकेट मैच था और कल उसका मैच हुआ था. लेकिन मैच का नतीजा मुझे किसी ने स्कोर कार्ड वगैरह कुछ शेयर किया नहीं मेरे साथ, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि एक्चुअली हुआ क्या. जुल्फी कहते हैं लिस्निंग टू योर शो आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ वीक. क्वेश्चन फॉर ऑल द फ्रेंड्स, वेयर आर वी हेडिंग टू? सर हम तो मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग, वैसे नहीं वो अब सवाल वो वाला नहीं है वेयर आर वी हेडिंग टू. वो कहते हैं ना यार वी आर गोइंग टू फॉल ऑफ द क्लिफ. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी फॉलन ऑफ द क्लिफ नाउ. तो हम इस वक्त उस स्टेज पे हैं कि जब हम गिरते हुए जो है ना वो जा रहे हैं, यानी हम क्लिफ से गिर रहे हैं इस वक्त तेजी से. 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी की स्पीड हमने टच कर ली है. अब दो चीजें आती हैं कि रास्ते में या तो कोई इस तरह की चीज आ जाए जिसको शाख को पकड़ के हम लटक जाएं और फिर गिरने से थोड़ी देर बच जाएं, या फिर वी आर गोइंग टू फॉल फ्लैट. और ये जो चीज हम जमीन पे गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, पटाख करके पुचुक करके फट जाएंगे हम, ये हमें थोड़े दिनों में बदल जाएगी. थोड़े दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कम दिनों की बात कर रहा हूँ. अदिल कमर साहब ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई एंड ऑल सर. आज आर्सेनल का कोई जिक्र नहीं करेगा प्रोग्राम में. हाँ यार स्कोर तो हम सुनाएंगे, ज़ाहिर है दिल तो टूटा हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. मुबीन अहमद खान कहते हैं मैं लाहौर जाते हुए आपका शो सुन रहा हूँ. भाई क्या ओवरसीज टर्किश लोगों को वोट का हक हासिल है? अगर हाँ तो वो अपना वोट कैसे डालते हैं? जी हाँ, तुर्की की तकरीबन 6% पॉपुलेशन जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है. इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि 6% जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो बैरून मुल्क मुकीम है. ये कई मिलियंस में लोग बन जाते हैं, जिसमें बरतानिया, जर्मनी उन ममालिक में से है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ये लोग जो हैं वहाँ पे, तो उनको वोट का हक हासिल है. और होता ये है कि इलेक्शन होने से कुछ अरसा पहले वो लोग वोट डाल के आ चुके होते हैं और फिर उनके वोट वहाँ पे फिर बाद में इनके कैलकुलेट. जबकि कुछ जो कल भी मैं देख रहा था तुर्किश इलेक्शन में जो डिले हो रहा था उसके बारे में बता यही रहे थे कि बहुत से बैरून मुल्क जो वोट डाले गए हैं उनको जरा कैलकुलेशन में और काउंटिंग में जो है वो टाइम लग रहा है. सो बीबीसी ने इनफैक्ट जो अपनी कवरेज की है इसमें उन्होंने लंदन में होने वाली जो वोटिंग थी उसकी उन्होंने कुछ तस्वीरें शाया की हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में तुर्क डायस्पोरा, बैरून मुल्क मुकीम जो तुर्क लोग हैं उनकी तस्वीर मौजूद थी. उनकी एक तवील कतार जो है नजर आ रही थी जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करने, यानी ये अल्फाज तो वो हैं जो हम पाकिस्तान में अब सुनते भी नहीं है, हक राय दही इस्तेमाल करने जो है वो पोलिंग स्टेशन जो वहाँ पे बनाए गए थे वहाँ पर गए थे. मुनव्वर अली कहते हैं आपके ख्याल में मुल्क में जो कुछ कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, क्या हमारे सियासी लीडरों को अपने कारकुनों की तरबियत की जरूरत है? दिल बहुत दुखी इन हालात पर है. बिल्कुल जी, हमारे कारकुनों सॉरी हमारे सियासी कारकुनों की तरबियत की भी जरूरत है, हमारे सियासतदानों की तरबियत की भी जरूरत है, और जो लोग हमारे बारे में ज़ाहिर फैसले करते हैं उनको भी जो है तरबियत की काफी जरूरत है. मरियम फारूक कहते हैं अदील भाई कामरान खान कुछ चुप हैं 2 दिन से. और यार मैं भी आज सुबह जो है ना वो यही सोच रहा था कि
कामी भाई चुप हो गए बिल्कुल, उनके ट्वीट्स नहीं आ रहे आजकल. उन्होंने मुझे याद है कि इमरान खान जब बाहर निकले थे जेल से और वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया जी, अब प्यार के अल्फाज बोलिए आर्मी के लिए, मोहब्बतें बढ़ाइए, ये सारी बातें. उसके बाद से कामी भाई बिल्कुल चुप हैं 2-3 दिन से. खान साहब ने तो आपको पता है कि उनको तो हल्का आना नहीं था, और कल की तकरीर ने तो बिल्कुल बता ही दिया आपको कि भाई गेम क्या चल रही है इस वक्त. सो बहरहाल बिल्कुल ऐसा ही है. सैयद सफ़ी पीरजादा, पुलिस रिफॉर्मिस्ट एंड ट्रेनर. वाओ, जबरदस्त सर, दैट इज ग्रेट. इस्लामाबाद में आप हैं जी, सुन रहे हैं, और जबरदस्त. कहते हैं जी यू आर माई क्या अच्छा वन रीजन आई कैन रिलेट टू यू. अच्छा, मैं ये वर्ड समझ नहीं पाया, मैं चेक कर लेता हूँ. मैं ऑनेस्टली मैंने वर्ड कभी सुना नहीं है. You have been quite vocal and strong about the ongoing state of Pakistan. It's not very easy. More power to you. जी, अम्मी से बहुत डांट पड़ती है इस पे मेरी, आपको पता नहीं. अभी भी रास्ते में आते हुए अम्मी ने हाथ जोड़ के मुझे बोला है खुदा के लिए अपने आप को कंट्रोल करो. अच्छा जी, बाय यूजिंग ट्विटर फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ वर्दी प्राइम मिनिस्टर. चौधरी साहब, हाँ जी बिल्कुल भाई, मैं तो मुझे तो यही तो मुझे ताकत आई, मैंने पावर हासिल की हमारे एबल प्राइम मिनिस्टर साहब से. माशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर ले जा रहे हैं. शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब उन्होंने ये देखा कि उनका मैंने ट्वीट देखा कि जब वो ट्वीट कर सकते हैं तो मैं ट्वीट क्यों नहीं कर सकता, और मैं आप लोगों के ट्वीट क्यों नहीं ले सकता. तो बहरहाल ठीक है. अच्छा जी, फरहान रजा कहते हैं वेरी सिंपल, इफ स्कोर कार्ड इज नॉट शेयर्ड मैच हार गए. हाँ, मैं भी यही समझा यार, मैं भी यही समझा कि स्कोर कार्ड अगर नहीं आया है तो फिर इसका मतलब मैच का रिजल्ट अच्छा नहीं है. रेहान अलवी कहते हैं एक और साहब गायब है आजकल, जिब्रान नासिर. अरे हाँ, वेयर इज दैट जेंटलमैन. इन्होंने कब से ट्वीट नहीं किया यार, चेक तो करके बताएं भाई. मेरे पास दोनों स्क्रीनों में दोनों अभी मोबाइल पे ट्विटर खुला हुआ है, बट मुझे बताएं जिब्रान नासिर ने वाकई बहुत दिनों से कोई ट्वीट नहीं किया. कुछ लोग तो वाकई काफी गायब हो गए. जितनी तोड़ फोड़, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन. मियां इरफान वसीम, आई थिंक इकोनॉमिक कंडीशन डज प्ले अ रोल इन दैट. इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. महंगाई बहुत शदीद बढ़ गई है. अभी मैं फिर आटा लेने गया वीकेंड पे और मैं तो अंगुश बदंदा हो गया. मैंने शायद आपसे कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया था कि एक जमाने में 5 किलो का आटा का थैला मैं लेने जाता था और 500 का नोट दे दिया करता था और बहुत सारे पैसे वो वापस कर दिया करता था मुझसे. अभी मैं जा रहा हूँ 2 किलो आटा लेने जाता हूँ और शायद कोई रेजगारी वापस मिल रही है मुझे अब कुछ यार. तो अब क्या कह सकते हैं यार. एनीवे, क्या बोले यार, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते. ओके जी, रेहान कहते हैं नो ट्वीट सिंस 28th of April. या यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो ट्वीट सिंस 28th of April. ये है सूरत हाल. काफी सारे लोग गायब हो गए इस मुल्क से, जैसे गधे के सर से सीन. ऑलराइट, और क्या सीन है. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब. अब हम सुनेंगे एक गाना अच्छा सा, ओके जी, और इस ब्रेक के बाद और तो माशाल्लाह जी ब्रेक्स वापस आ गए. ये काफी खुशी की बात है क्योंकि पिछले हफ्ते जो है वो ब्रेक काफी कम थे. तो या हियर वी गो. उसके बाद एक गाना, मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 37 past 7 is the time. Sunrise show में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. That was Strings with जाने दो. Alright, so as far as the elections were concerned, मैंने फ्राइडे को जब मैं जा रहा था तो मैंने बड़ी तफसील से 2 इलेक्शंस के हवाले से आप लोगों को प्रीव्यू दिया था. आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्शंस इन थाईलैंड, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्शंस इन टर्की, और उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि हम एक और इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे विच इज गोइंग टू बी इलेक्शंस इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका. और ये तीनों इलेक्शंस के रिजल्ट अब तकरीबन सामने आ गए हैं और ज़ाहिर प्रोग्राम में इस पे जरूर बात करेंगे. तीनों पे अब हम जो है वो नजर डालेंगे, एक साथ ही नजर डालेंगे. सो वो अभी हम आगे के लिए रखते हैं, ठीक हो गया. और इसके अलावा क्या सीन है, और क्या सीन है. अरे यार, डिड यू गाइस सी दैट दोस फुटेजेस फ्रॉम कॉक्सेस बाजार इन बांग्लादेश. यहाँ पे जो इस वक्त एक साइक्लोन आया हुआ है बे ऑफ बंगाल में, खलीज बंगाल में एक साइक्लोन आया हुआ है जिसका नाम है साइक्लोन मोका. और ये जो मोका है इसने बेसिकली बांग्लादेश और म्यांमार की जो कोस्ट है उसको बहुत डेडली अंदाज में जो है वो हिट किया. इट्स अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म, यानी जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है किसी भी समुद्री तूफान की, कैटेगरी 5 उसने जो है वो उसको हिट किया है. और जो इसमें जो बचत हुई है वो ये, शुरू में डर ये लग रहा था कि यार ये बेसिकली इस समुद्री तूफान का जो रास्ता है
वो एग्जैक्टली कॉक्सेस बाजार में उस तरफ जा रहा है जहाँ पे तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं, जो कि आप जानते हैं कि म्यांमार से भाग कर आए थे अपनी जानों को बचाकर, और फिर उन्होंने जो है बांग्लादेश में पनाह हासिल की थी. उन लोगों को वहाँ पे बसाया गया था आरजी मेकशिफ्ट कैंप्स में. तो लग यही रहा था और इस चीज़ का खदशे का इजहार किया जा रहा था कि उन लोगों के जो कैंप्स वगैरह हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे और बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है. लेकिन इट डिड नॉट मेक द लैंडफॉल देयर. वो उसके थोड़ा कहीं दूर उसने लैंडफॉल किया है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है आप जानते हैं कि आई ऑफ द स्टॉर्म अगर वहाँ पर ना भी हो या मेन एरिया ना भी हो, उसकी जो आसपास के एरियाज वहाँ की हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी शदीद होता है. और उन लोगों के जो बेचारों के मेक शिफ्ट शेल्टर्स वगैरह बनाए थे वो तबाह हो गए और वो दोबारा से उनको काम करना पड़ेगा. लेकिन बांग्लादेश के जो डिजास्टर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि द साइक्लोन हैज कॉज्ड नो मेजर डैमेज इन द कंट्री, और बट कहते हैं कि थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स हैं और कुछ दरियाओं में तुगयानी है जिसकी वजह से कुछ सैलाबी सूरत हाल कुछ इलाकों में मौजूद है. आप जानते हैं बांग्लादेश एक बड़ा सब्ज मुल्क है और वहाँ पे दरियाओं की बहुतात है और बहुत सारे दरियाओं की स्पेशली जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपनी जो ट्रिब्यूटरीज उनकी जो डेल्टा बनता है उसकी वजह से वो बड़ा फर्टाइल एरिया भी है. और उसमें ओवरऑल अब बांग्लादेश में काफ़ी जो है वो नदियाँ और ये रिवर्स वगैरह हैं, सो कल्चर का बड़ा हिस्सा है. सो वहाँ पे ज़ाहिर तुगयानी तो अपनी जगह होगी, लेकिन फिर भी वो जो ख्याल किया जा रहा था कि काफ़ी नुकसान होगा, वैसा जो है वो नहीं हुआ. म्यांमार से खबरें यहाँ को पता है म्यांमार में बड़ा शदीद मिलिट्री रूल है उधर, तो इसलिए खबरें ज़रा आना वहाँ से मुश्किल होता है. लेकिन कहते हैं कि तकरीबन 5 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, जो खबरें अभी तक आई हैं. हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे जी सबको. बे ऑफ बंगाल दैट वाज, और अभी याद रहे कि जो साइक्लोन सीजन है वहाँ पे उसका अभी आगाज हुआ है. कहते हैं कि पिछले 10 साल में आने वाला ये सबसे बड़ा जो है वो साइक्लोन है. सो ठीक, ये हो गई बात इसकी. अब जरा बात कर लेते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पे भी नजर डालने की कोशिश करते हैं. जी जनाब, डॉक्टर शैला कहती हैं नहीं जी कोई न्यूज़, देयर इज नो न्यूज़ अबाउट इमरान रियाज. आपने शट अप कहा था इसलिए चुप हैं कामी भाई को. सही कहा वैसे बिलाल, यू आर एब्सोल्यूट. ये तो मुझे भी नहीं याद था. अच्छा जी, और क्या सीन है. मेनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग, लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम कराची एयरपोर्ट, गोइंग टू सियालकोट फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, आई विल बी बैक टुनाइट इंशाल्लाह. क्या बात है यार भाई, खैर से जाएं और खैर से वापस आएं. सियालकोट का एक रोजा दौरे पे जो है वो आप जा रही हैं. अच्छा जी, यूसुफ नवाब कहते हैं अदील भाई जैसे कि कहीं खान साहब का तस्करा करो सामने वाले की असलियत सामने आ जाती है, वैसे ही आपका नेम भी यही काम कर रहा है, सामने वाले खुलकर सामने आ जाते हैं. मुझे भी इस बात का अंदाजा हो रहा है वैसे यूसुफ. शहजाद जोया कहते हैं भाई कैसे हैं आप सब लिसनर्स, और ट्वीट कर रहे हैं बहुत दिनों बाद. शहजाद चले वेलकम बैक मेरे भाई, वेलकम बैक. इसके अलावा और क्या सीन है, जताउर रहमान साहब ने इलॉन मस्क का ट्वीट शेयर किया. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, शेयरिंग दिस फॉर द इन्फो एंड पार्टिसिपेशन इन द शो. क्या कहते हैं जी, इलॉन मस्क ने कल ट्वीट शेयर किया, इनफैक्ट आर्टिकल शेयर किया है, उसका स्क्रीनशॉट जो उसका टाइटल पेज है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है और ये कहता है The real problem with TikTok. A recent study found that when researchers created accounts belonging to fictitious 13-year-old, they were quickly inundated with videos about eating disorders, body image, self-harm and suicide. इस पे इलॉन मस्क का लिखना है extremely destructive if accurate. Alright, I think we all know about these things that ये जो algorithms काम करते हैं इन social media sites के, they can be quite deadly and ये स्टडी हो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है. इसमें जैसे जैसे आपकी डेटाबेस को समझने की सलाहियत में इजाफा होता जा रहा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का. इट इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम. आई मीन कल मैं बैठा हुआ था कहीं मैं बाल कटवाने गया था, वहां बात चल रही थी, तो वहां भी मैं उसको ये बोल रहा था, मैंने कहा यार देखो तुमने अब ये चीज पसंद कर ली, अब तुम देखना तुम्हारी जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल उसमें ये चीज आ जाएगी. आई मीन आप ये देखें ना, ये इलॉन मस्क शेयर तो कर रहा है, लेकिन इलॉन मस्क भी क्या कर रहा है, आई मीन वो भी चीज तो वो यही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कि अब आपने फॉर यू के नाम से आने लगा. एक तो फॉलोइंग का टैब है और फॉर यू का टैब है. फॉर यू के टैब में आपको वही ट्वीट्स नजर आ रहे होंगे
जिन टॉपिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, बट यू डोंट फॉलो दीज पीपल बट यू आर फॉलोइंग दोज टॉपिक्स. सो उसकी वजह से जो है आपके क्लिक, लाइक्स, रीट्वीट की बुनियाद पे आपकी जो है वो टाइमलाइन डिटर्मिन हो रही होती है. दिस इज व्हाट टिकटॉक इज ऑल्सो डूइंग. सो अल्लाह ताला महफूज रखे जी. बच्चों का स्क्रीन टाइम हम सबको मैनेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. अच्छा जी, और क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ फूड सप्लीमेंट इन एक्सरसाइज? एहसन जामी साहब, भाई देखिए वो फूड सप्लीमेंट लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही इंटेंसिव किस्म की एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, हाई प्रोटीन, वो जो प्रोटीन शेक्स वगैरह एंड ऑल पीते हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर नीडेड. खैर मेरी कोई ऐसी इंटेंसिव, कोई जो वेट ट्रेनिंग वगैरह में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो जरा हाई प्रोटीन मेरा मतलब है जो प्रोटीन शेक्स होते हैं वो ले रहे होते हैं. बाकी मसल वसल बनाना हो तो उसके लिए होता है सर ये सिलसिला, वरना सर ऐसी चीजों से दूर ही रहे सर. जस्ट कीप नेचुरल यार, जस्ट कीप नेचुरल. ऑलराइट, गुड. हसन शेख कहते हैं पीपल हु स्माइल, लाफ एंड जोक अराउंड आर द मोस्ट आर यूजुअली द अनहैप्पीएस्ट. पीपल हु स्माइल, laugh and joke around the most are usually the unhappiest. People who don't smile, don't laugh and do not joke around are the most are usually the happiest. इसका उल्टा फिर यही होना चाहिए ना. अच्छा, तभी तो शायर ने कहा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. क्या बात है, जबरदस्त. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 52 is the time. Sunrise Show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ब्रेक में जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे इलॉन मस्क के हवाले से. इलॉन मस्क के एक मखसूस ट्वीट के हवाले से, और आई थिंक मुझे उस वक्त जिक्र करना चाहिए था दैट ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड, इलॉन मस्क की जो कंपनी है जो कि उन्होंने खरीद लिया था. अब तो खैर उन्होंने, अब तो पता है प्राइवेट ले गए थे, आपको पता है जब उन्होंने $44 बिलियन की खरीद के. सो ट्विटर हैज गॉट अ न्यू सीईओ. अभी तो हमें पता है कि जी इस कंपनी के सियाह सफेद के मालिक जो हैं वो इलॉन मस्क ही थे, और उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जैसे डिसीजन लेने थे उनको वो ले रहे थे. बट आई थिंक फ्राइडे को हमने बात की थी दैट देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन टू लेडीज. दो, उन्होंने नाम नहीं बताया था, उन्होंने कहा था जी मैं अनाउंस करने वाला हूँ. ख्याल ये था कि खातून आने वाली हैं एज द सीईओ ऑफ ट्विटर, एंड वेल इट टर्न्ड आउट टू बी अ लेडी, लिंडा याकारिनो, दैट्स हर नेम. एंड ये बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है वो मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट से है. शी वाज अ पार्ट ऑफ NBC यूनिवर्सल, और ये वहां पे उनके चेयरमैन थी ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप, और वहां से तकरीबन कोई 11-11.5 साल उन्होंने जो है लिंडा ने गुजारे हैं इन NBC यूनिवर्सल, और वहां से शी इज ज्वाइंड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर. इंटरेस्टिंगली मैं अभी इनका मैं प्रोफाइल देख रहा था ऑन लिंक्डइन, और उसमें लिखा हुआ ये है दैट शी हैज बीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द पास्ट 3 months एक्चुअली. अच्छा, मई 2023 तक इनकी ये जॉब नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से. मार्च को वो मई लिख गई या क्या हुआ वल्लाह आलम, पता नहीं. लेकिन खैर एनीवे जो भी है सिलसिला वो ये दैट शी हैज गॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ हर, बिकॉज याद रहे जी $44 अरब की कंपनी तो इलॉन मस्क ने खरीद ली थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोई खास बड़ा रेवेन्यू वाइज इम्पैक्ट ये क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं. यस, ही हैज जनरेटेड सम इनकम स्ट्रीम्स फॉर श्योर. आपको पता है ट्विटर ब्लू उन्होंने लॉन्च किया है, और एक जमाने उन्होंने कहा था कि जी APIs जो हैं, आपको पता है कि अगर आपको अपनी किसी अपनी वेबसाइट के साथ या अपने किसी प्रोग्राम के साथ आपको जो है ट्विटर को लिंक करना था, तो वो जो एक हैंडशेक डेवलप होता है बिटवीन द टू सिस्टम्स, बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर्स, उसको API कहा जाता है. सो उन्होंने API पे कुछ चार्जेस लगा लिए थे, व्हिच दे हैव टेकन बैक नाउ. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ट्विटर इज एडवर्टाइजमेंट, और कहते ये हैं बिकॉज द कंपनी इज नाउ प्राइवेट, यू डोंट हैव द एक्सेस टू द नंबर्स. एक जमाना जो ट्विटर पब्लिक हुआ करती थी तो आपके पास दायरा पूरी उसकी एक्सेस हुआ करती थी. स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में बतानी होती है. बट ट्विटर क्योंकि प्राइवेट है तो अब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन ख्याल यही है दैट दे आर स्ट्रगलिंग. आई मीन द एडवर्टाइजर्स हैव कट बैक ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट्स टुवर्ड्स ट्विटर, और हाउ वुड लिंडा Yacarino now would turn around this, that remains to be seen. अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इलॉन मस्क जो है वो उस बिजनेस से अपने आप को अलग कर लेगा. He will remain the executive chairman and the chief technology officer of Twitter. All right, चलिए आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर अब नजर डालते हैं, और क्या सीन है जनाब.
आज धरना देने वाले हैं मौलाना फजलुर रहमान. मौलाना फजलुर रहमान के जो उनकी जो मुजाहिद फोर्स है, जो खाकी कलर के कुर्ता शलवार में होते हैं, वो इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं. पूरे मुल्क से उनके काफिले पहुंच रहे हैं और कहते ये हैं, नून लीग वालों का ये नून लीग के अलावा मौलाना का भी यही कहना है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक जो है वो धरना दिए रहेंगे. याद रहे जी, आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस की भी समाअत होनी है. जाहिर है आप जानते हैं पाकिस्तान का आइन जो है वो इस वक्त वायलेट कर दिया गया है ऑफिशियली. कल इलेक्शन की डेट थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो बालाए ताक रख दिया गया है. हुकुम मदूली हुई है, बहुत बड़ी हुकुम मदूली हुई है. बेसिक फंडामेंटल राइट्स लोगों को नहीं दिए गए हैं उनके. सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन क्या लेगी इस पे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयां डिस्टर्ब हो सकती हैं. इसके अलावा आज पीर को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के हुक्म पर नजर सानी की दरख्वास्त की भी समाअत होगी. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर नजर सानी दायर कर रखी है, जिसमें मौके इख्तियार किया गया है कि आईन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख का हुक्म नहीं दे सकती. अदालत ने तारीख देकर अपने इख्तियारात से तजावुज किया है. याद रहे, पीडीएम ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है और मुल्क भर से कारकुन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है. पीडीएम के इस एहतजाज में नून लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी शिरकत करेंगी. वफाकी वुज़रा ने कहा है धरने का मकाम बदलें. इसहाक डार राना सना की पीडीएम सरबराह से 2 मुलाकातें. एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ना करने की दरख्वास्त. सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट से आगाह कर दिया. वजीर दाखिला का ये कहना है काफिले भी चल पड़े, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा. फजलुर रहमान का ये कहना है कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत, कारकुन अफवाहों पर कान न धरें. गफूर हैदरी का ये कहना है MQM को भी जो है वो शिरकत की दावत दी गई है. काफी सारे लोग कह रहे हैं दिस गोइंग टू बी अ रिपीट ऑफ द 29th ऑफ नवंबर 1997 जब सुप्रीम कोर्ट पे आखिरी बार हमला हुआ था, फिजिकल हमला हुआ था. क्या तारीख रिपीट करने जा रही है अपने आप को या नहीं, देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला. तहरीक इंसाफ का क्या कहना है जी, नैब वजीर दाखिला निगरान वजीर आला पुलिस अफरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे. इमरान खान का अदालती अहाते से अगवा, 9 मई का इंतशार, शहरियों का कत्ल, सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की मजम्मत, अवामी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान. अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश. चलें जी, और क्या सीन है. मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब का ये कहना है कि शरपसंदों पर पुलिस को गोली चलाने का इख्तियार. घेराव जलाव से 600 करोड़ का नुकसान हुआ. शरपसंदों को सजा दिलाना मेरा फर्ज, जरूरत पड़ी तो सजा दहशतगर्द अदालतें बढ़ाएंगे. वैसे वाकई यार आपको पता है कि जो निगरान वजीर आला होता है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक काम होता है और वो होता है इलेक्शंस करवाना. लेकिन अगर आपने कल गलती से मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हो तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इनका अभी कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी. पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का ऐलान. ओगरा ने समरी विफाक को भिजवा दी है. पेट्रोल 7 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज है. ओके जी, और क्या सीन है. छठे रोज भी इंटरनेट मुकम्मल तौर से बहाल ना हो सका. मुतादिद ऐप्स बंद हैं. ऑनलाइन IT सर्विसेज तात्तुल का शिकार. ये तो खैर पाकिस्तान की जो IT सर्विसेज को जो एक धचका लगा है. और जैसे कि आज अलग सुबह से सोशल मीडिया पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में मुकम्मल इंटरनेट का शटडाउन होने वाला है आज दोपहर से. सो इसमें अब देखते हैं जी कि कितनी हकीकत है. बिकॉज अगर ये हो गया तो फिर तो अगर पाकिस्तान का मवासलाती राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता हो जाता है तो उसके बिजनेस रैमिफिकेशंस क्या होंगे, बिजनेसेस को कितना नुकसान होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं. मर्दमशुमारी के अमल में मजीद तोसी ना करने का फैसला. अब देखते हैं जी इससे क्या होगा सिलसिला. बिकॉज तोसी मर्दमशुमारी के अमल में जो है वो नहीं होती है. तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अभी तक आपको पता है कि उन नंबरों से खुश नहीं है. लेकिन खैर एनीवे MQM क्या करेगी. वो बहरहाल वो कह रहे हैं जी हम अवामी राब्ते बढ़ाएंगे, हम अवाम तक लेकर जाएंगे इन नताइज को. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. चलें जी, अभी क्या सीन है. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अब क्या सीन है, खेलों के हवाले से बात करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने समर की मसरूफियात का जो है वो ऐलान कर दिया है. आमतौर से ऑस्ट्रेलियन समर में दे जनरली इनवाइट 3 टीम्स टू प्ले, और उसमें इस बार जो उनका पीक समर का टाइम होता है, जो कि दिसंबर और जनवरी के टेस्ट मैच, जिसमें ऑफ कोर्स बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और न्यू ईयर टेस्ट मैच होता है. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बताते हैं ट्रेडिशनली मेलबर्न में होता है, और न्यू ईयर टेस्ट मैच जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन सिडनी, वो इस बार पाकिस्तान के साथ होने वाला है. पहला टेस्ट जो है बाय द वे वो पर्थ में होगा. 14 से 18 के दरमियान पर्थ में पहला मैच होगा. उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 26 से 30 के दरमियान मेलबर्न में, और तीसरा टेस्ट जो है वो 3 से 7 जनवरी SCG में होगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्ट इंडीज को भी होस्ट करने वाला है, जहां पे उनकी वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो सीरीज होने वाली है. लिमिटेड ओवर्स की सीरीज जो है वो होगी. और उसके अलावा साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो भी दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया का. सो या पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के बाद जो ज़ाहिर अहम तरीन मसरूफियत है अब वो यही होने वाली है. सो वाह, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए हैजंट बीन अ वेरी हैप्पी प्लेस एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न. और 1994-95 आखिरी बार वो टाइम था जब पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे कोई टेस्ट मैच जीता था. लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की लूजिंग स्ट्रीक है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. हम तो मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाते, हम सीधा सीधा मैच हारते हैं ऑस्ट्रेलिया से. सो अब जो है वो ये है कि पाकिस्तान अब जाहिर है जाएगा. एंड आई थिंक वी आर खैर अब तो मैं अपने आप को फॉर्मिडेबल साइड नहीं कह सकता, लेकिन यार पता है दिस टीम हैज द राइट कोर. आई डोंट नो वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे या क्या हो रहा है, लेकिन टेस्ट में तो यार वी शुड डू समथिंग बेटर. बट बहरहाल गुड लक. अभी खैर बहुत टाइम है, बहुत टाइम है गुड लक कहने के लिए. उससे पहले तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप आना है, और उससे पहले एशिया कप आना है. लेकिन एशिया कप के हवाले से वी ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट कि काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो बेसुकूनी है इस वक्त. इसके अलावा अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है. और कहते ये हैं कि एशिया कप के हवाले से आज कोई हतमी फैसला जो है वो ये हो जाएगा. अब ये कि जी ज्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान को भारत की ईमा पर इस एशिया कप से मेजबानी से महरूम कर दिया जाएगा. अब पाकिस्तान टीम का व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉल बैक ऑप्शन, यानी एशिया कप जो है वो उन चंद मौके में से था जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम की, पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड था या उसकी जो प्लेइंग 11 थी उसको आखिरी शक्ल देने का जो है वो एक मौका मिलना था. अब पाकिस्तान इसके फॉल बैक ऑप्शन के तौर से क्या करेगा, किन टीमों को बुलाएगा, क्या ट्रायंगुलर सीरीज होगी, क्या होगा. क्योंकि इंडिया तो ये बोल चुका है, जो खबरें इंडिया से आई हैं वो ये कि पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 टीमें बुला के वो अपना एक टूर्नामेंट करवा देंगे वहां पे. गुड ऑन देम. लेकिन बाकी देखते हैं कि क्या रहे जी, पाकिस्तान का क्या होना है. लेट्स सी. ऑलराइट जी, मिकी आर्थर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर कंसल्टेंट इनफैक्ट उन्होंने कुछ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, और इमामुल हक के हवाले से उन्होंने मामले पर जो है वजाहत किया. आप जानते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इमाम को नहीं खिलाया गया था. काफी सारे लोगों का ये कहना है कि इमाम को निकालने की जो वजह थी वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से कुछ वाकई ऐसी बातें की जो कि या तो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कर देता, टीम का मैनेजर कर देता, या फिर कप्तान कर देता. लेकिन इमामुल हक इनमें से, क्योंकि तीनों पोजीशन में से कोई भी मौजूद नहीं है, वो क्यों कह रहे हैं ये बात है किस खिलाड़ी को खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए. तो कहते हैं कि जी इन जुमलों की पादाश में उनको आखिरी 2 वनडे मैचेस नहीं खिलाए गए. लेकिन मिकी आर्थर ने कल इस एयर को क्लियर किया. वो कहते हैं जी इंजरी के बाइस जो है वो मिकी आर्थर ने बताया कि इमामुल हक को ड्रॉप किया गया. गुज़िश्ता रोज बयान में उन्होंने कहा कि इमामुल हक को खराब फॉर्म या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर टीम से बाहर नहीं किया गया था, बल्कि वो इंजरी के मसाइल के बाइस होम सीरीज के आखिरी 2 मैचेस नहीं खेल सके थे. एक सवाल के जवाब में मिकी ने कहा कि इमामुल हक से सोशल मीडिया पर टीम सिलेक्शन के मामला पर उठाने पर भी गुफ्तगू हुई. वो ना सिर्फ अच्छे खिलाड़ी बल्कि एक अच्छे इंसान हैं जिन्हें वो खुद भी पसंद करते हैं और उनके उनसे खुशगवार ताल्लुकात हैं. कहते हैं इमाम से अच्छे माहौल में बात हुई जिसमें खिलाड़ी का मौक़िफ़ मालूम किया. ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि बात करते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से और इंतहाई बोझल दिल के साथ. अब ज़ाहिर है ये बात करनी है दैट आर्सेनल के अब इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हो गए. कल का जो रिजल्ट था
उसने आई थिंक इट हैज सील्ड द डील फॉर मैनचेस्टर सिटी नाउ, बिकॉज कल मैनचेस्टर सिटी ने पहले एवर्टन को शिकस्त दी 3-0 से, और आर्सेनल को जो है वो अपने होम ग्राउंड में 3-0 से शिकस्त हुई. सो दैट इज ऑलमोस्ट एन एंड ऑफ दिस वेरी रिमार्केबल सीजन फॉर आर्सेनल. काफी सारे ज़ाहिर तफसील से हम नजर डालेंगे जब ये सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज जिसका बार बार आप जिक्र सुनेंगे वो यही है कि एक बहुत ही रिमार्केबल सीजन ये रहा आर्सेनल. एक ऐसी टीम जिसको कोई ये काउंट नहीं कर रहा था कि फॉरगेट फिनिशिंग एट नंबर 2 लीडिंग जो बिग विग्स हैं ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इनसे पोजीशन में इतनी ऊपर इतने वाजे मार्जिन रहेगा. एंड ऑफ कोर्स सीजन का ज्यादातर टाइम, आई थिंक 80% ऑफ द टाइम टेबल को लीड किया. एंड देन आई थिंक वी वर द सेकंड, आई मीन मेरा मतलब आर्सेनल वर द सेकंड बेस्ट अगेंस्ट द साइड जिसपे कोई फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल अप्लाई नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो जितना पैसा खर्च करना चाहें कर सकते हैं. मैनचेस्टर सिटी की ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ. सो बहरहाल आई थिंक पेप गार्डियोला का एक्सपीरियंस, मैनचेस्टर सिटी की जो बेंच स्ट्रेंथ है, that proved to be the main difference I think, because Arsenal के we know दो मेन प्लेयर जो सीजन बहुत अच्छा खेल रहे थे, विलियम सालिबा, और वो जब बाहर हुआ डिफेंस में तो फिर वो बिल्कुल डिफेंस शेक होके लग गया और ऐसा लगा कि यार इनके पास कोई उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं थी. अभी वो किव्योर लेकर आए थे, बट वो बस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, विल टेक टाइम. इंग्लिश प्रीमियर लीग का पेस अलग होता है उसका. जो कल देखा आपने उसको स्टैम्प किया क्लियरली उसके पाँव पे, वो पता नहीं वीआर ने गोल भी ओवरटर्न नहीं किया. लेकिन बहरहाल द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट yes, I think a lot of people would say people are making fun of Arsenal. They bottled the season and all, falana bottled the championship. वो भी थी बात, लेकिन I think there are many positives from the season for Arsenal. और the important thing is that yes, अगर कोई पूछता सीजन के आगाज में कि what should be the goal for Arsenal, I think going back to the Champions League. Yeah, I'm so excited about this fact that Arsenal will be playing in the Champions League this year. So yeah, good luck to them. All right, इसके अलावा कुछ बात करते हैं ला लीगा के हवाले से. और ला लीगा की जो बड़ी खबर है वो ये है कि बार्सिलोना बिलाखिर काफी सालों के इंतजार के बाद जो है वो ला लीगा चैंपियन बन गया है. और 2022-23 के दे आर द विनर्स एंड दे हैव मैनेज्ड टू विन दिस फॉर द 27th टाइम. एस्पानियोल को उन्होंने जो है वो अवे फ्रॉम होम 2 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी. और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो हैं उन्होंने 2 गोल स्कोर किए. और दिस इज आई थिंक अ वेरी रिमार्केबल टर्न अराउंड, बिकॉज पिछले साल जो है जाहिर है वी नो दैट बार्सिलोना वाज अ टीम जो कि जाहिर है अपने कुछ बड़े प्लेयर्स जाने के बाद एंड ऑल मैनेजमेंट के इश्यूज, वो इट वाज अ टीम सॉर्ट ऑफ ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल. लेकिन इस सीजन में आके ऑलरेडी अभी 34th मैच खेला है उन्होंने, बट इट्स ऑलरेडी अभी 4 मैचेस और खेलने हैं. बट उनकी जो अब विक्ट्री जो लीड हो चुकी है ओवर रियल मैड्रिड, इट्स एन अनअसेलेबल लीड नाउ. 85 पॉइंट्स पे वो बैठे हुए हैं. 71 पॉइंट्स जो हैं वो रियल मैड्रिड के. सो शावी जो कि इनके फॉर्मल प्लेयर भी हैं, इनके लेजेंडरी प्लेयर हैं, उन्होंने फिर टीम की मैनेजमेंट, उनकी टीम की कमान संभाली और उसके बाद ही हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस टीम. इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग्स एंड ऑल. And Barcelona fans के लिए something to cheer about after a very long time, because the team had indeed been struggling in the past few years. A good remarkable turnaround, I have to say. So ये हो गया जी ला लीगा. as I said, अभी 4 मैचेस सब टीमों को खेलने हैं, लेकिन विक्ट्री हो चुकी है. और as far as even the English Premier League is concerned, अगर ये अगला मैच चेल्सी के खिलाफ सिटी जीतने में कामयाब हो जाता है, सो दिस वुड बी दी अभी, लेकिन उससे पहले रियल मैड्रिड को याद रहे जी चैंपियंस लीग का एक सेमीफाइनल भी खेलना है. एंड फिर उसके बाद संडे को इनका मैच होना है चेल्सी के साथ. और अगर ये मैच उनका होम ग्राउंड पे मैच है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चेल्सी जीत जाएगा, सो इफ दे विन दिस दे विल बी एबल टू विन द प्रीमियर लीग एज वेल. सो यप, दैट्स द थिंग. ठीक है जी, और कोई चीज नहीं. अच्छा जी, माउंट एवरेस्ट के हवाले से, हाँ यार ये बात करनी है ना, जबरदस्त भाई. हमारा वो छा गया है बंदा साजिद अली सतपारा, एंड उन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो सर कर लिया है. कल उन्होंने टारगेट किया था और उसको सर करने में कामयाब हो गए. साजिद अली सतपारा ने he's become the first Pakistani, no, not the first Pakistani to reach at the peak of Mount Everest, no. आई थिंक नज़ीर साबिर साहब 90s में कर चुके हैं, बट बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के और बगैर किसी शेरपा की हेल्प के. शेरपा से मुराद वो जो सामान कैरी करके जा रहे होते हैं,
उनकी सपोर्ट के बगैर, तो इन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के बगैर माउंट एवरेस्ट की ये चोटी पर जो है ये पहुंचे हैं साजिद अली सदपारा और छा गए हैं जी. और ये अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो उन्होंने तस्वीरें और सारी अपनी चीज़ें शेयर की हुई हैं. इसके अलावा नाइला कियानी भी जो है पाकिस्तानी कोपैमा, वो भी माउंट एवरेस्ट सर करने में कामयाब हो गई हैं. सो आई थिंक नाइला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज द ब्रिटिश सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन. लेकिन बहरहाल चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की गाने, उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. That was Nancy Ajram. What a beautiful song यार, मजा आया, बहुत मजा आया. ओके जी, रहमान खिलजी साहब क्या कहते हैं जी? कहते हैं नैन्सी अजराम, वाह जी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट. इंडीड भाई, इंस्टा लाइव पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जरा इंटरनेट का यहाँ पे मसला चल रहा है. वैसे भी इंटरनेट ओवरऑल पाकिस्तान में स्लो चल रहा है. हमारे भी कोई जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप सॉरी वाईफाई का इशू आ रहा है. एंड वाह, एहसन यूनुस साहब गाना ढूंढ के लाए, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया आपने. नैन्सी अजराम, ये इसकी वीडियो आप देखिएगा एहसन साहब, बड़ी वीडियो आप देख के खुश होंगे. इसकी अच्छी वीडियो है, इसकी लाइक अच्छी है. उसके फिर माने भी आप पढ़िएगा, वो भी अच्छी, शायरी भी अच्छी हुई है इसमें काफी ज्यादा. या चलें जी, जब इस गाने से मुझे बहुत इश्क हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, तो मैंने इस गाने की पूरी जो है ना पूरी लिरिक्स जाके पढ़ी थी और मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया था. एंड या ऑलराइट, चलें जी, मेरा जो मोबाइल है वो इस वक्त लगा हुआ है ऑन, ये मल्टीपल चल सकता है बट नहीं चल सकता. इंस्टा लाइव ब्लॉक हो गया. अब चलो कोई बात नहीं यार, अभी बाद में इंस्टा लाइव हो जाएगा. मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ आप लोगों के. हैश सनराइज विद अदील जावेद साहब ने मैसेज भेजा हुआ था. ओल्ड राइवलरीज न्यू बैटल एज थाईलैंड गोज टू पोल. अब पुरानी खबर है सर, अब तो इसके रिजल्ट्स भी आ गए. वापस आके ब्रेक से जब हम वापस आएंगे अभी 7:30 माफ कीजिएगा 8:30 वाले ब्रेक से, तो उसके बाद आके उन 3 इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर है हमको बात करनी है. तुर्की का इलेक्शन, थाईलैंड का इलेक्शन और कर्नाटका का इलेक्शन. ओके जी, चलें. शाहीन ताहिर कहती है माय पेरेंट लिव्ड इन कॉक्सस बाजार चिटागोंग बिफोर पार्टीशन. आपको पता है ना कॉक्सस बाजार की खास बात क्या है? दैट सिटी हैज गॉट द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, कॉक्सस बाजार. ओके, रहमान खलजी साहब कहते हैं समटाइम आई हैव एक्सपीरियंस्ड लेटली ट्रैवलिंग स्पेशली मोटरवे, द जर्नी बिकम इजी, नो नींद के झटके सीन while listening to your show on the way. The travel becomes easy. It's like you are continuously in conversation with someone. वाह, क्या बात है सर, जबरदस्त. सर, इमरान खान की नियत but does he have the team to deliver? The only question that haunts me. अबे टीम की डिलीवरी तो बहुत बात की बात आती है यार. सैयद सफी पीरजादा साहब कहते हैं perhaps I did not use the correct word for the same age. I have been your listeners for many years. I enjoy your assertiveness, clarity of thought, sense of humor, diverse info and spontaneous talk. A special appreciation for your physical fitness and motivating others. Thank you so much sir. बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी यार, मुझे तो उल्टी आ जाएगी. Okay, thank you so much sir. MSD कहते हैं भाई विराट कोहली के रूम की पिक जो लीक हुई थी उसमें उसका प्रोटीन पाउडर बहुत प्रोमिनेंट था, ओरिजिनल वाला. आई थिंक नहीं करता होगा मसल डेवलप, जस्ट एनर्जी देता होगा. पता नहीं यार, मैं तो इन चीजों से कभी दूरी रहता हूँ. विराट कोहली को जरूरत है यार, वो बंदा बड़ा वर्जिश करता है यार, वो तो ठीक है. अगर वो प्रोटीन ले रहा होगा उसके इन लोग के फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, इनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ वो रेकमेंड करते होंगे. मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरे जैसे एक आम सी फिजिकली एक्टिव रूटीन रखने वाले बंदे को इन चक्करों में ना पड़ो ना यार. वर्जिश करके आओ, थके हुए फील कर रहे हो, केला खाओ, आओ केले में अल्लाह मियां ने क्या पावर रखी है. और फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता वाश्ता करो यार, बेहतरीन अपना. इन चक्करों में ना पड़े यार, ये प्रोटीन और ये पाउडर और ये फलाना चीजें. अच्छा जी, जुल्फी कहते हैं नथिंग बेटर देन नुसरत अली खान. हाँ जी, खान साहब का गाना मैंने सुबह चलाया, बड़ा खूबसूरत वाला, जबरदस्त. महनाज नवीद कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं हैव रेड वेरियस वर्जन ऑफ अल कादिर ट्रस्ट केस. आप ही इलेबोरेट कर दें. थोड़ा यार मैं इलेबोरेट करूंगा, लोग कहेंगे बाइस्ड आदमी है यार. अरशद गुमरो कहते हैं नैन्सी अजराम लिसनिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नैन्सी अजराम वाकई बहुत आला, जबरदस्त गाना यार. उमर फारूक कहते हैं सर वी हैव इकोनॉमिकली रीच द एबिस, नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. वी ऑल नो आईके मे हैव द नियत बट डज ही हैव द कैपेबिलिटी. ओ भाई, इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले अब तो मामलात ऐसे लग रहे हैं कि पाकिस्तान काफी हद तक अब डिफॉल्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा. बिकॉज हमें ये बताया गया था रूल ऑफ द थंब
कि भाई अगर हम IMF के पास नहीं गए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे. IMF के पास जाने का हमारा कोई इरादा है नहीं. उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो सामने आई है, वो जो करेंसी ने, पाकिस्तान की करेंसी ने एक रिवर्स गियर लगाया, यानी जुमेरात को 300 रुपए टू अ डॉलर टच करने के बाद, भाई आप पूछा ना सवाल कि 14 रुपए आखिर कैसा, ऐसी कौन सी अच्छी खबर आ गई मार्केट में यार. कौन सा पाकिस्तान में लिथियम के जखायर दरियाफ्त हो गए, कई अरब टन लिथियम के जखायर. इस वक्त लिथियम आपको पता ना बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, धात है बैटरीज की वजह से, गाड़ियों की बैटरी जो बन रही है उसकी वजह से. ऐसे कौन से लिथियम के जखायर जो हैं वो चागी में निकल आए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया 14 रुपए रिवर्स गियर लग गया. जाहिर है किसी ना किसी ने मार्केट में इंटरवीन किया है, किसी ना किसी में डॉलर फेंका है आके मार्केट में. मलिक बोस्तान तो वो हो नहीं सकता, आप समझ सकते हैं कौन होगा. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से डार पेग जो है, बिकॉज 300 वाज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 जैसे ही हुआ होगा, इसाक डार का फोन बजा होगा, अबे करवा रहा है जलील तुम हमको, क्या हमको जलील करवाए जा रहे हो तुम, चलो भाई किस उम्मीद से तुमको हमने बुलाया था और ये करोगे तुम हमारे साथ. तो उन्होंने कहा यार बस ऐसी की तैसी, IMF खुदा हाफिज. तो IMF तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हमारा IMF के साथ कोई अब इरादा विरादा. आपको पता है कि IMF के अभी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान इज नॉट इवन ऑन द एजेंडा. नहीं होगा, कोई वजह होगी, बट अब उसके बगैर कहाँ होगा मेरे भाई उमर फारूक साहब. मैंने ही बताया था, सुबह किसी ने पूछा था कि हम किस कंडीशन में इस वक्त, तो मैंने कहा था देखो, वो किसी का था हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा देखो हमें जाना था जहां हम जा चुके हैं, यानी हम एक क्लिफ होती है ना, एक खाई, हम उसमें गिर चुके हैं. अब हम उस टाइम में हैं जहां पे आप गहरी खाई में गिरते हैं और जमीन पे आपको जाके गिरना है और पुचुक करके फट जाना है. लेकिन हम इस वक्त उसके बीच में कहीं हवा में मोल्लक हैं, गिर रहे हैं नीचे तेजी से. अब देखते हैं कहीं कोई रास्ता मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, क्या होता है. अजहर अब्बास कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, आर यू ऑल लिसनर्स, होपफुली सुप्रीम कोर्ट विल सेव कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा भाई सुप्रीम कोर्ट आज अपने आप को तो बचा ले फिर कॉन्स्टिट्यूशन बचा ले भाई. आइसक्रीम एक्चुअली मेक्स योर बॉडी वार्मर बिकॉज ऑफ इट्स फैट कंटेंट, हसन शेख का ये कहना है. क्या बात लेकर आया है बंदा यार. सर्दियों में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मजा है जब उसकी पीछे आपको साइंटिफिक रीजन भी मिल गई है. बाय द वे क्या बात है भाई. मुसरत नजीर की आवाज आपने सुनी, आहिस्ता आहिस्ता. ब्यूटीफुल सॉन्ग, रिमाइंड्स अस ऑफ सम गुड ओल्ड डेज, 1980s PTV, and Masood Saab liked that song, so did Khurram Salar, and I can't access my Twitter right now, otherwise मैं आपको Twitter का भी बता देता भाई कि कौन कौन जो है वो इस गाने को पसंद कर रहा है. लेकिन I'm pretty sure काफी सारे लोग इसको पसंद कर रहे होंगे, इसमें खैर कोई शक नहीं है, बिकॉज गाना बड़ा शानदार है यार. एक सेकंड रुकें जरा, अभी चेक करके बताते हैं ट्विटर पे क्या सीन चल रहा है. भाई देखिए, अब तो मैंने कल सुबह आज प्रोग्राम में ये बात बताई थी ना, मैंने कहा था भाई जब वजीर आजम साहब हमारे यूज कर रहे हैं ट्विटर, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हम भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कानून तो सब पे बराबर इसका लागू होना चाहिए. क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी, गुमरो साहब कहते हैं फाइनली मेरी सॉन्ग रिक्वेस्ट आज पूरी हुई. अरे वाह जबरदस्त, आपने यानी ये रिक्वेस्ट की थी इस गाने की. अच्छा गुमरो साहब ही बैठे हुए लग रहा है आज ट्वीट कर रहे हैं इसे. रीजन प्लाजा टेस्टिंग सेंटर, इनसे रेस्टोरेंट चलते नहीं तो बंद कर दो यार, सुबह सुबह ट्रैफिक. अच्छा क्या ये अवाम चूंटियां यार वो असल में ब्रिटिश काउंसिल का, आपको पता है कि उधर वहाँ हमारे यहाँ कराची के बिल्कुल दिल में, हार्ट में एक होटल है जहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल का जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनता है. उसकी वजह से काफी लोगों को जो है वो तकलीफ होती है, क्योंकि ज़ाहिर गाड़ियों का वहां पे जमे गफीर होता है. चलें जी बात करते हैं बहुत सारे इलेक्शंस के हवाले से. लेट्स स्टार्ट. कनेक्ट हो गया? ओह जबरदस्त. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द कर्नाटका इलेक्शन. और कर्नाटका इलेक्शन का आपको पता चल गया होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको वहां पे शिकस्त हुई है. ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी शिकस्त का जो है वहां पे सामना करना पड़ा है. और ये जो है ज़ाहिर है कर्नाटका की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी, इंडिया की बड़ी और अहम रियासतों में से जो है वो ये एक रियासत मानी जाती है. और नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे काफ़ी जोरदार कैंपेन जो है वो चलाई थी. और ना सिर्फ उन्होंने जोरदार कैंपेन चलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो खासा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन का खासा होता है कि वो बहुत ही डिवाइसिव कैंपेन चलाते हैं. उन्होंने वैसी ही कैंपेन चलाई थी. लेकिन इट वाज ऑल नॉट जस्ट अबाउट द कैंपेन इटसेल्फ. बीजेपी की कुछ पॉलिसियां ऐसी थी, बड़ी कम्युनल किस्म की उनकी पॉलिसीज थी. अगर आपको याद हो, आपसे कुछ
साल सवा साल पहले की बात है कि हिजाब बैन जो है वो कर्नाटका में जो है वो लगाया गया था और उसमें ये वाला भी सिलसिला था. इसके अलावा और भी इस तरह के मामलात कर्नाटका में हुए थे कि जिससे काफी डिवाइसिव, जो जाहिर है बीजेपी जिस तरह की गवर्नमेंट रन करती है, वो चीजें जो हैं वो सामने नजर आ रही थी. अच्छा, यहाँ पे जो एक और पॉइंट है वो ये है समझने का कि शायद मैंने जिक्र भी किया था कि सदर्न इंडिया में दिस वाज द ओनली स्टेट इन सदर्न इंडिया जहां पे बीजेपी की हुकूमत हुआ करती थी. तो अब जो है वो जनूबी भारत बीजेपी मुक्त हो चुका है. सो देयर इज नो बीजेपी गवर्नमेंट राइट नाउ इन एनी स्टेट. अच्छा, मैंने चेक किया था केरला की बॉर्डर जो है ना कर्नाटका से मिलती है. उस वक्त मैं जरा ज्योग्राफी अपनी मिस कर गया था. तो केरला की बॉर्डर जो है वो बॉर्डर जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका से थोड़ा सा हिस्सा उनका शुमाल मशरिक का मिलता है, लेकिन बहरहाल ये मिलती है उनकी बॉर्डर उनके साथ. सो दैट्स द थिंग. अब नरेंद्र मोदी साहब, व्हाट डज दिस से अबाउट द मोदी फैक्टर एंड ऑल, बिकॉज इसमें अभी भी कोई शक नहीं है कि इन कर्नाटक के इलेक्शन हारने के बावजूद इसमें मोदी स्टिल रिमेन्स वेरी पॉपुलर. मेरा ये ख्याल है कि अभी इंडिया में जनरल इलेक्शंस हो जाएं, लोकसभा के इलेक्शन हो जाएं, तो मोदी अभी भी वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे, इवन दो ही हैज लॉस्ट दीज इलेक्शंस कर्नाटका के एक स्टेट के. लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजा बहुत आम है, बिकॉज 224 सीटों में से कांग्रेस 130 सीटें जीतने में कामयाब हो गई. इसका मतलब ये दे हैव गॉट द सिंपल मेजॉरिटी राइट नाउ, यानी जो वो अब आराम से हुकूमत जो है वो बना सकते हैं. और बीजेपी को लगभग कोई 70 के करीब जो है वो यहाँ पे सीटें मिली हैं. सो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल है, बिकॉज अगर आपको याद हो, आपसे कुछ अर्सा पहले जो बीजेपी नारा लगाती थी, वो नारा लगाती थी कांग्रेस मुक्त भारत का, यानी कांग्रेस फ्री इंडिया का. सो उनके इस आइडिया को और उनकी इस सोच को जो है वो धचका जरूर लगा है. और ऐसा लग रहा है कि जो अभी पिछले साल एक बड़ी अग्रेसिव कैंपेन जो है वो राहुल गांधी ने चलाई थी, उस कैंपेन का उनको कुछ बेनिफिट हुआ है. भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उन्होंने वॉक की थी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर. और अगर आपको याद हो, अभी थोड़े अर्से पहले जो है वो गांधी साहब जो है, राहुल गांधी साहब को जो है वो उनकी सीट से महरूम होना पड़ा था और उनपे एक हत्या के इज्जत का डिफेमेशन केस जो चलाया गया था, जिसमें उन्होंने मोदी को एक तकरीर में अपनी मोदी का जिक्र किया था. उसकी पादाश में उनके खिलाफ गुजरात की एक कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सो अब ये हुआ है कि जी उसका भी शायद सिंपैथी फैक्टर हो एंड ऑल, लेकिन जाहिर एट द एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट थिंग दैट इज हर्टिंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज द इन्फ्लेशन फैक्टर. अफरात-ए-ज़र, महंगाई सबसे बड़ा इशू है इस वक्त किसी भी गवर्नमेंट के लिए वहां पे ये फाइट करना. सो लेकिन आई थिंक इसी वीकेंड में जो एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है वो आया है तुर्की के इलेक्शंस का. उस पर हम ब्रेक में जाने से पहले, उस ब्रेक में आने के बाद जो है वो अब बात करेंगे, बिकॉज तुर्की के इलेक्शन में तवक्कुआत के बरखिलाफ रजब तैयब एर्दोगान साहब ने जबरदस्त जो है वो फाइट शो कर रहे हैं एंड द इलेक्शंस आर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज. इस पे हम बात करते हैं आगे चल के. शारिक इदवाई साहब का मैसेज आया है, कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ लोकल पोल्स इन यूपी कंफर्म द पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी. नो डाउट दिस कुड बी द रिवाइवल ऑफ कांग्रेस आफ्टर द फेमस भारत जोड़ो यात्रा. ठीक हो गया जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें आप जल्दी से बात करते हैं तुर्की के इलेक्शन के हवाले से. और तुर्की के इलेक्शन में आपको पता चल गया होगा क्या हुआ. हमारे पाकिस्तानी भाई इतने एक्साइटेड थे जब नए नए रिजल्ट आने शुरू हुए. रजब भाई को मिले हुए 61% वोट, 64% वोट. लोग भी जो है ना सुबह के 5 बजे तक, कल रात 8 बजे के रिजल्ट शेयर कर करके खुश हो रहे हैं. ले जी, रजब तैयब एर्दोगान जीत रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं. लेकिन मैंने शायद आपको बताया था, आपकी नॉलेज में भी होगा कि तुर्की में, क्योंकि आपको पता है कि अब एक सदारती निजाम ऑलमोस्ट, देखिए कल वहां पे उनके पार्लियामेंट के भी इलेक्शन थे. अब जब भी कोई सदारती निजाम होता है ना, उसके साथ अकम्पनिंग पार्लियामेंट भी जो है वो होती है. जाहिर है कोई ना कोई, जिस तरह जो फ्रेंच निजाम है, जैसे आप जानते हैं, इवन अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जाहिर है उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस के इलेक्शन जो है वो भी हो रहे होते हैं. सो हुआ कुछ इसी तरह का सिलसिला कि पार्लियामानी इलेक्शन भी थे और साथ साथ सदारती इंतखाबात भी थे. रजब तैयब एर्दोगान ने 2014 में मुल्क के आईन में अहम तब्दीलियां की थी, जिसके बाद सदर को काफी ज्यादा अहमियत जो है वो पूरे मामले में हासिल हो गई थी. अब सीन क्या हुआ है? अब ये सीन हुआ कि इलेक्शंस हुए, एर्दोगान साहब जो हैं वो 50% पूरा
काफी लंबे टाइम तक वो 50% से ऊपर रहने के बाद इवेंचुअली नीचे आ गए और 49.5% जो है वो वोट लेने में कामयाब हो गए. यानी अगर 0.5% वोट वो और लेने में कामयाब हो जाते तो फिर मुल्क में रन ऑफ इलेक्शंस की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अब मुल्क में रन ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो होंगे 28 मई को. नंबर 1 और नंबर 2 में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स रजब तैयब एर्दोगान हो गए जो कि आक पार्टी जो है उसके लीडर हुए, और दूसरे नंबर पे जो है ऑफ कोर्स कमाल किलिचदारोग्लू साहब जो हैं, किलिचदारोग्लू साहब जो कि CHP एक सेक्युलर CHP पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. इन दोनों के दरमियान जो है वो अब ये मुकाबला होने वाला है. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है बिकॉज दे वर लाइक 4 मेन कंटेस्टेंट. एक जो महर्रम इंजा साहब थे, इंजा साहब, वो तो ऑलरेडी ही इससे अलग हो चुके थे, इलेक्शन से अलग हो चुके थे. लेकिन फिर भी अगर आप नोट करें तो उनको कोई 0.4 कुछ वोट जो हैं वो मिले हुए हैं, 0.4% वोट मिले हुए हैं. सब सवाल ये पैदा होता है ये बाकी मानदा जो 5% वोट थे ये किन को मिले. तो ये जिन साहब को मिले हैं उनका नाम है सिनान ओगान. और ये सिनान ओगान साहब जो हैं ये वहां पे ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट थे, लेकिन एक पॉलिटिकल अलायंस है जिन्होंने उनको अपना मुश्तरका कैंडिडेट जो है वो बना के उनको आगे किया है. तो ही इज अ 59-year-old gentleman, however 55-year-old gentleman, however he is a right wing nationalist, यानी ये दाएं बाजू की सोच रखने वाले और कौम परस्त लीडर जो हैं वहां के हैं. अब ये अपने सपोर्टर्स यानी वो जो 5% लोग जिन्होंने सिनान वान को जो है वो वोट किया है, ये अपना वेट या वजन किस तरफ डालेंगे. Now that remains to be seen and that could be very critical इन दोनों के लिए. एर्दोगान साहब को तो शायद ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन कमाल किलिचदारोग्लू साहब जो हैं उनको इनके वोट हासिल करने के लिए वाकई काफी मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैं जो बात कर रहा था इन्फ्लेशन के हवाले से, आई थिंक ये रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं इन्होंने काफी जबरदस्त इन्होंने ये रिजल्ट दिया है. बिकॉज जितने भी ओपिनियन पोल्स थे उसमें लग यही रहा था दैट ही इज ट्रेलिंग, एंड ही हैड बीन ट्रेलिंग नॉट जस्ट बिकॉज के मुल्क की जो इन्फ्लेशन है दैट हैज बीन प्रीटी हाई. आई थिंक वो 44-45% पे इन्फ्लेशन है, प्लस जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए ये भी कोई इतनी ज्यादा कंड्यूसिव जो है वो साबित नहीं हो रही है. जो ऑर्थोडॉक्स जो इकोनॉमिक सोच होती है उससे बिल्कुल उल्टा ये वहां पे बहरहाल काम कर रहे हैं. तो चलें जी, ये हो गई बात तुर्की की. तो नाउ वील वेट फॉर दोनों कैंडिडेट्स ने रिजल्ट्स को माना है. दोनों ने कहा कि जी हम तैयार हैं फॉर द रन ऑफ इलेक्शन, सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कैंपेनिंग देयर एंड स्टफ. एंड बहरहाल चलें जी, अगर हमारे पास इंटरनेट वगैरह हुआ तो हम इसको फॉलो कर लेंगे, बिकॉज हम सुना है जी इंटरनेट पाकिस्तान में बंद हो रहा है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. थाईलैंड की बात करते हैं. थाईलैंड, यस. तो थाईलैंड के जो वोटर्स हैं उन्होंने जो मुल्क में मिलिट्री मुखालिफ पार्टियां हैं दो, उनको जबरदस्त फतह जो है दिला दिया है. अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी तो यही है जिसका नाम जो कि ताकसिन शिनावाट साहब की साहबजादी, मैंने उस गलती से उनकी छोटी बहन बोला था, नहीं उनकी साहबजादी हैं, जो कि प्रू थाई नामी पार्टी है, उसको वो कर रही थी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रू थाई जो पार्टी है, प्रू थाई, वो नंबर 2 पर आई है. और एक रिलेटिवली नई पार्टी जो कि काफी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है मूव फॉरवर्ड, इस पार्टी का नाम है, उसने सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो जीती हैं. और बता ये रहे हैं कि जी तकरीबन 151 वो सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी. नाउ दे हैव रियली सरप्राइज्ड एवरीवन विद दीज नंबर्स. इस पार्टी की जिसका नाम मूव फॉरवर्ड है, इसके जो लीडर हैं इनका नाम है पीता लिमजारोरात. ओके, इनकी उम्र है 42 years. आई मीन इट्स जस्ट अ मंथ यंगर देन आई एम. शर्म आनी चाहिए मुझे. लेकिन इन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन की, और इनकी जो बेसिकली जो कैंपेन का जो पूरा फोकल पॉइंट था वो मुल्क में जो मिलिट्री और जो बादशाह सलामत का गठजोड़ है उसको तोड़ना था. मुल्क में मिलिट्री के इख्तियारात को कम करना था, मिलिट्री को अकाउंटेबल बनाना था. और ये सारी बातें खैर सुनी सुनी लग रही होंगी आपको, लेकिन बहरहाल अब ख्याल यही है कि मूव फॉरवर्ड पार्टी
और टैक्सन शिनावाट की जो पार्टी प्रूथ हाई है, ये मिलके जो है वहां पे गवर्नमेंट बना रही होंगी, बिकॉज इन दोनों को मिला के इन दोनों के पास बहुत आसानी से ये जो है एक्सीड कर जा रहे हैं जो रिक्वायर्ड 500 सीट से तो 250 को उनको 251 का नंबर चाहिए, और इन दोनों पार्टियों को मिलाकर इनके पास जो है वो 292 का नंबर जो है मौजूद है. सो दिस इज अ बिग ब्लो टू द मिलिट्री रूल देयर. आपको पता है कि मिलिट्री एक डिफैक्टो मिलिट्री रूल वहां पे चल रहा है पिछले तकरीबन 9 साल से थाईलैंड में, और अब मिलिट्री का स्टैंड क्या होने वाला है दैट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज उनकी जो मनपसंद पार्टी थी उसको तो काफी बुरी शिकस्त जो है वो इलेक्शन में देखनी पड़ी है, और जो एंटी मिलिट्री पार्टीज हैं वो दोनों जीतने में कामयाब हो गई हैं. नाउ लेट्स सी कि ये अब क्या करेंगे मिलिट्री, कहीं दोबारा एक और फिर से तो कू नहीं ले आए. हाँ भाई क्या प्लान है, कुछ नहीं, कू लेकर आते हैं फिर दोबारा आ जाए, बिकॉज कुछ भी कर सकते हैं. वो तो पहली बार बुरा लगता है ना, एक बार आपको आदत हो जाए उसकी फिर बुरा थोड़ी लगती हैं बातें, ऐसे ही है. तो ये हो गया भाई, ये हो गए उन 3 इलेक्शनों की बातें. हमने कर्नाटका की बात की, हमने तुर्की की बात की, हमने थाईलैंड की बात कर ली है. गुड. इसी बात के साथ वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी. अल्लाह करे मुलाकात हो आप लोगों से यार कल. हालात पता नहीं कैसे हो, क्या हो, सिचुएशन अजीब हो गरीब, अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं. अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे भाई. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. टिल देन गुड बाय. गॉड ब्लेस. पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.